अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। शो के एंड में मैं ज़रा 5 से 7 मिनट लूँगा और मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहता हूँ। जो ईए रेगुलेशन 2019 28 मार्च से शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए। थोड़ा सा मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड ऑफ कोर्स लास्ट वीक मैं शो नहीं कर सका बिकॉज मेरी कमिटमेंट थी आउट ऑफ लंदन और मैंने सोचा कि मैं टाइम पे वापस पहुंच जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गया। तो फिर इन्होंने यहाँ रीरन रिपीट शो किया, तो आई अपोलोजाइज़ कि हम लास्ट वीक शो नहीं कर सके। लेकिन सो बेसिकली वी लिटरली एक फोर्टनाइट के बाद शो कर रहे हैं। कपल ऑफ केस लॉज आए हैं 7 ईयर के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा उनके ऊपर भी अपडेट देना चाहता हूँ लोगों को। तो रादर देन कि मैं शो के शुरू में ये बात करूँ, मैंने सोचा कि जिस तरह शो चल रहा होता है और भी लोग देखते हैं, तो मे बी शो के एंड में 8-9 मिनट लेके मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा, अनलेस किसी ने मुझसे शो के दौरान पूछ लिया। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस का। और बिफोर मैं कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करूँ, जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया में भी शो को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं अपने भांजे के बारे में बात करनी है। वो यहाँ पर ओवरस्टे था, तो स्टूडेंट वीज़े पे आया था, तो फिर वो स्पेन चला गया ऐसे ही। तो उसकी वहाँ पर गर्लफ्रेंड है, वो ब्रिटिश है। अभी उन्होंने वहाँ पर केस अप्लाई किया है वीज़े के लिए ना। तो वो स्पेनिश अथॉरिटी जो है वो उस लड़के से 3 साल इमिग्रेशन हिस्ट्री मांग रही है। तो वो कैसे प्रोवाइड करके दें, क्योंकि वो 2011 में यहाँ पर आया था, 2012 तक उसका वीज़ा था। उसके बाद उसने एक एप्लीकेशन अप्लाई किया FLRO, जो कि 2014 में ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद वो 2018 तक तो यहाँ पर रहा, फिर वो स्पेन चला गया था ऐसे ही बगैर वीज़े के। तो अब वो वीज़ा उनका प्रोसेस में है, तो उन्होंने कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट मांगे हैं उस लड़के से इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में। वो बताएंगे कि वो कैसे उनको प्रोवाइड की जाए 3 साल पहले की। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहली बात है कि हम लोग इमिग्रेशन के सवाल जो आप करते हैं यूके इमिग्रेशन के, हाँ, जो लोग यूरोप से इधर आ रहे हैं सुरेंद्र सिंह रूट के तहत, उनके सवाल जवाब देते हैं। हमारे शो का स्कोप नहीं है कि आपको जवाब दे सकें कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। बट मैं आपको इतना बता दूं कि अपने सवाल का जवाब आपने ख़ुद दे दिया। आपको पता है कि उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, कि वो यूके में रह रहा था, उसके बाद उसने ओवरस्टे किया यूके के अंदर और फिर वो स्पेन चला गया। तो बिल्कुल सच सच बताएं, बिकॉज़ मैं आपको इतना बता दूं कि यूरोपियन जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं उसमें जब आप अप्लाई करते हैं और अगर आप किसी ट्रीटी राइट के तहत एप्लीकेशन डाल रहे हैं, यानी कि यूरोपियन रेगुलेशन के तहत, बिकॉज सारी बात है कि ये जो यूरोपियन रेगुलेशन यूके में इस्तेमाल होती है, यही यूरोपियन रेगुलेशन बाकी कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल होती है। तो इसमें एज सच ओवरस्टे मैटर नहीं करता। मे बी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो इसलिए पूछा हो क्योंकि वो ये जानना चाहते हो कि रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग है या नहीं, शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये सवाल किया हो। लेकिन अगर आप ये घबरा रहे हैं कि उनको ये बोला कि बंदे ने ओवरस्टे किया है तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एप्लीकेशन पे, नो, बिकॉज ज़्यादातर जो ये, और अगेन मैं यूरोप की बात नहीं कर सकता बिकॉज हम वहाँ की इमिग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस इन दैट, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ट्रीटी राइट्स के अंडर ओवरस्टे मैटर नहीं करता। लेकिन एक बात मैं हमेशा अपने हर शो में बोलता हूँ, इन द पास्ट अगर आप देखें कि अथॉरिटीज़ को बिल्कुल सच सच सब कुछ आप बताएं और उसके बाद मेरिट के ऊपर अपने केस को फाइट करें। छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज एक झूठ बोलते हैं फिर वो एक कड़ी बन जाती है और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। तो कोई घबराने की बात नहीं, वहाँ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से एडवाइस लें और जो उनके जेन्युइन इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो बताएं। अगर आपको डर ये है कि ओवरस्टे है, जिस तरह मैं बाबा कह रहा हूँ कि अगर यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर जा रहे हैं तो ओवरस्टे मैटर नहीं करता। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करना। आई विश बेस्ट ऑफ लक आपके भांजे को। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारिक भाई, मैं अली लंदन से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो 2.5 पॉइंट मेरे अकाउंट में होने चाहिए तारिक भाई, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप डिटेल में जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच अली यार, रियली काइंड ऑफ यू यार। थैंक यू तारिक भाई। मैंने नवंबर में टियर 2 अप्लाई किया था और मेरा अभी आ गया है टियर 2 एक्सटेंशन की। मैंने
अप्लाई किया था। तारिक भाई मेरा सवाल ये है कि मेरे एम्प्लॉयर ने, क्योंकि हम एक्सटेंशन वालों को इमिग्रेशन स्किल चार्ज नहीं देना था, क्योंकि मैंने 2015 के अंदर मेरा फर्स्ट ईयर 2 लगा था, तो अब मेरे एम्प्लॉयर किस तरह रिफंड ले सकते हैं होम ऑफिस से, प्लीज इस बारे में जरूर बता दें। यार थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, लेकिन आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि आप जो बात करें मुझे पता है, लेकिन इसमें अप टू डेट पॉलिसी के ऊपर आई एम नॉट फेमिलियर विद। तो उसमें एक ही हल हो सकता है कि अगर आप मुझे ईमेल के ऊपर सारी डिटेल्स विद द डेट ऑफ योर प्रीवियस कॉस्ट वगैरह भेज दें, और आपको जो नया कॉस्ट है वो कब असाइन हुआ है वो सारी चीज़ें भेज दें, तो मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। मेरी इतनी अप टू डेट नॉलेज नहीं है। जो आपने सवाल पूछा मुझे पता है, लेकिन जो मोस्ट लेटेस्ट पॉलिसी है, गाइडेंस है होम ऑफिस की, उसमें मैंने उसको नहीं पढ़ा हुआ, तो आई डोंट वांट टू गिव यू पुरानी इन्फॉर्मेशन जो कि अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि पॉलिसी के ऊपर उस चीज़ को अपडेट कर दिया गया। तो आई पुट माई हैंड्स अप, आई डू अपोलोजाइज, लेकिन अगर आप मुझे ईमेल पे वो सवाल पूछ दें जो शो का होता है, देन आई डेफिनेटली लुक दैट अप और फिर मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। एंड आई डू सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम इमरान है। मेरे दो छोटे से सवाल हैं। जी इमरान भाई। पहला मेरा सवाल है कि हम ओवरस्टे थे और फिर 7 ईयर की बेस पर मेरे बीवी बच्चों को और मुझे वो 2.5 साल की लीव मिल गई। ठीक है। फिर मेरा बेटा एक जो है ना वो 10 साल का हो गया, जो यहाँ बॉर्न हुआ था, और उसे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है। जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अब इस ब्रिटिश पासपोर्ट जो बच्चा हुआ है, इसके मैं या मेरी बीवी इसके चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन हो गया है? नंबर 1। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब इस ब्रिटिश सिटीजन बच्चे की बेस पर हमको उन्होंने 10 ईयर रूट पर डाला हुआ है, तो क्या हम अब इस, क्योंकि ये ब्रिटिश सिटीजन है और मेरी तनख्वाह भी जो है ना सैलरी जो साल की तकरीबन 20,000 है, तो क्या मैं ये 10 ईयर का रूट चेंज करके 5 ईयर रूट में आ सकता हूँ? ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी। देखें जी, जो जब तक पहली बात है, बिल्कुल जो चाइल्ड बेनिफिट है वो इंटाइटलमेंट है एक ब्रिटिश बच्चे की। तो ऑल्दो अगर आप होम ऑफिस की पब्लिक पॉलिसी देखें या उनके फॉर्म्स देखें तो वो कहते हैं कि चाइल्ड बेनिफिट इज़ रिकोर्स टू पब्लिक फंड, लेकिन जो ब्रिटिश चाइल्ड बच्चा होता है उसका ये इंटाइटलमेंट है। सो टेक्निकली यू के चैलेंज द होम ऑफिस और आप कह सकते हैं कि ये जो बेनिफिट है ये बच्चे की इंटाइटलमेंट है, इसको हम ले रहे हैं कि ऑल्दो इट इज़ डिफाइंड एज पब्लिक फंड्स, लेकिन ये हम नहीं ले रहे, बच्चा ले रहा है क्योंकि वो उसकी इंटाइटलमेंट है। जहाँ तक बात आते हैं 5 ईयर रूट पे, और अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो मैं आपको यही बताता हूँ कि जो पेरेंट रूट होता है जिसमें लोग स्विच करना चाहते हैं 5 ईयर पे, उस पर एक तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने इंग्लिश टेस्ट दिया हो, और अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं फ़ाइन, लेकिन जो एंड में डिस्क्रेशन होती है, बिकॉज दीज केसेस आर फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ केसेस, डिस्क्रेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की होती है। तो बेहतर ये है कि इंस्टेड ऑफ आप अभी जंप मारें 5 ईयर पे, जो आपको पता है कि अगर आप ट्राई करेंगे तो इट्स एक एप्लीकेशन है जिसका आपको 2100 पाउंड देना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग लीगल फ़ी। तो मे बी जब आपका 2.5 साल का एक वीज़ा ख़त्म होने को आए, उस वक्त आप 5 ईयर रूट के ऊपर स्विच करने की कोशिश करें, बिकॉज अगर उन्होंने आपको 5 ईयर रूट पे डाल दिया तो एक्सेलेंट, और अगर उन्होंने 5 ईयर रूट पे आपको नहीं डाला तो कम से कम वो 10 ईयर रूट की बेसिस पे आपको एक्सटेंशन दे देंगे, तो इस तरह आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। क्योंकि याद रखिए कि ये जो 5 ईयर रूट है ये भी एट द एंड ऑफ द डे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रेशन है अपनी पॉलिसी को फॉलो करके कि वो आपको पेरेंटल रूट पे 5 ईयर पे डालते हैं या नहीं डालते। तो फिर बेहतर ये है कि जब आप एक्सटेंशन कर रहे हो उस वक्त ट्राई करके देख लें। अनलेस आपके पास पैसे हैं तो आप फिर पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर वो आपको नहीं 5 ईयर पे डालेंगे तो पुराना वीज़ा ही चलता रहेगा एंड दे विल नॉट गिव यू एनी राइट ऑफ अपील एज वेल। तो फिर उसको चैलेंज करने के लिए सिर्फ जो रेमेडी आपके पास वो जुडिशियल रिव्यू है। तभी लोगों को ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी जब आप अपने पहले टेन्योर के एंड में आने लगें उस वक्त ट्राई करें कि वो आपको 5 ईयर रूट पे स्विच कर दें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो यू कैन एटलीस्ट कैरी ऑन विद योर 10 ईयर रूट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और आपको काफ़ी मुबारक हो कि आपके मसले अब आहिस्ता आहिस्ता हल होने की तरफ जा रहे हैं। वीज़ा मिल गया तो हल ही हो गए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम समझ रहे हो? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हेलो जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें। तारिक साहब, मेरे और मेरे हस्बैंड का केस अपर ट्राइब्यूनल में है इस वक्त।
उनका असाइलम बेस है और मेरा एक्सटेंशन है FLRO की। मुझे आपसे पूछना ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ये हमारा रिफ्यूज हो गया तो मेरी 3C अब तक कंटिन्यू है, आगे भी कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि असाइलम में तो 3C कंटिन्यू नहीं रहती है। ठीक है, और आप 3C कंटिन्यू क्यों करना चाह रही हैं, कोई वजह है उसकी? क्योंकि जी हाँ, क्योंकि मैं 10 साल होने में मुझे सिर्फ 6 मंथ रह गए हैं और मैं रेगुलर मेरा सब कुछ मामला हैं। ओके, थैंक यू सो मच। देखें पहली बात, थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। देखें असाइलम वाली बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि वहाँ वो फिर वन स्टॉप आ जाता है तो उसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपने कहा कि आपका 3C चल रहा है। देखें अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली और आप फर्स्ट स्टेज ट्रिब्यूनल में गई और आप ज़ाहिरी बात है वहाँ हारी हैं तो आप अपर ट्रिब्यूनल में गई हैं क्योंकि आप कह रही हैं कि आपका 3C चल रहा है। तो इतना याद रखें कि अपर ट्रिब्यूनल में होता ये है कि पहले अगर आप फर्स्ट स्टेज ट्रिब्यूनल में हार जाएँ तो आप एक एप्लीकेशन डालते हैं फर्स्ट स्टेज ट्रिब्यूनल में फॉर अपर ट्रिब्यूनल, जिसको हम कहते हैं परमिशन एप्लीकेशन। अगर आप वो भी हार जाएं तो फिर आप डायरेक्ट अपर ट्रिब्यूनल में जाते हैं परमिशन एप्लीकेशन के लिए जो सेकंड होती है। अगर आप वो भी हार जाएं तो फिर आप कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जा सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। और ये जितनी भी स्टेजेस हैं ये टेक्निकली आपकी एक्सटेंट लीव के अंदर आती है। तो मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेज के ऊपर हैं, सेकेंड पे या फर्स्ट वाली पे, क्योंकि एक तो होती है मेन हियरिंग, उसके बाद 1, 2 और 3। तो अगर आप 2 पे भी हैं तो अभी एक थर्ड आपके पास अवेलेबल है। तो मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बिकॉज मुझे नहीं पता आप किस स्टेज पे। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जी हमने अपर ट्रिब्यूनल में डाला है जबकि वो स्टेज 1 पे होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के फॉर्म पे लिखा होता है परमिशन टू द फर्स्ट स्टेज ट्रिब्यूनल फॉर द अपर स्टेज ट्रिब्यूनल। तो लोगों को उसकी समझ नहीं आती। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप फर्स्ट स्टेज पे या सेकेंड स्टेज में, तो मोस्ट लाइकली एक स्टेज अभी भी आपकी रहती होगी। अब ये बोलना कि आया मेरा 6 महीने पूरे होते हैं यानी वी डू नॉट नो, लेकिन देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर आप सेकंड स्टेज पे हैं तो थर्ड तक आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे, बिकॉज 7 to 8 वीक्स तो वो आराम से लगा देते हैं आजकल डिसीजन देने पे। तो आपको पता है कि 12 आपको आपके अगर 6 महीने रहते हैं तो पीछे कम ही वीक रह जाएंगे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ तक स्ट्रेच कर लें। लेकिन अगर किसी वजह से आप वहाँ तक अपने अपील प्रोसेस को स्ट्रेच नहीं कर पाती, then you should take advice from a competent person कि जी मेरा इतना गैप रह गया तो किस तरीके से मैं उस गैप को पूरा करने की कोशिश कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड को ब्रिटिश नेशनलिटी मिली थी 10 इयर्स कंप्लीशन पे, राइट जी। और लाइक मेरा भी उनके साथ मतलब 10 इयर्स मेरे जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे 2020 जनवरी में, राइट। ठीक है। तो मैं अभी एक्सटेंशन पे हूँ एज अ ब्रिटिश नेशनल के जो एक्सटेंशन चलती है ना, तो मेरी वो एक्सटेंशन चल रही है। ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं अपना जो वीज़ा है ना वो 10 ईयर की बेस पे अप्लाई करना चाह रही हूँ जनवरी में, ठीक है। द रीज़न इज दैट आई एम कॉलिंग, वो ये है कि मैं 2010 से 2011 में 5 महीने के लिए पाकिस्तान में रही थी, ठीक है। और उसके बाद 2016 और 2018 यानी इन 2 सालों में मैं तकरीबन 105 दिन जो है वो बाहर रही हूँ यूके से। तो जब मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूंगी तो ये जो मेरे 5 महीने आउट ऑफ द यूके हैं ये मैटर करेंगे? ओके, थैंक यू। ठीक है, पहला सवाल वो 5 महीने का हो गया। और कोई सवाल? नहीं, ये। और दूसरा सवाल मेरा आपसे मतलब ये है कि उन्होंने हमें कहा है कि अब ये सारा ऑनलाइन हो गया है ना एप्लीकेशन। बिल्कुल। तो जो मैं अपना एविडेंस दूंगी 10 ईयर का, ठीक है, तो वो ये 10 इयर्स का एविडेंस होगा, उसमें मैं क्या क्या पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स उसमें ऐड कर सकती हूँ? ओके, अपने ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल मैं आपकी मतलब लाइक पासपोर्ट हो गया। और दूसरी बात ये है कि मैंने जब ये पूरे 10 साल मैं लीगली अपने हस्बैंड के वीजे के साथ यानी स्पाउस वीजे पे रही हूँ। पहले वो स्टूडेंट थे, उन्होंने PSW मिला, फिर HSMP मिला, ठीक है, फिर वो उनके 10 इयर्स कंप्लीट हुए, उन्हें आया मतलब वो इंडेफिनेट मिला, फिर उन्हें ब्रिटिश नेशनल मिली। मतलब मेरे इस तरह उनके साथ 10 साल पूरे हो रहे हैं। और अभी भी जो मेरा वीजा है एक्सटेंशन का, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आई एम विद यू ऑन दैट। ओके, बेटर टू यू एक्सप्लेन। हाँ, मैं आपको कर देता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। बस इतना बता दूं कि जब आप मुझे समझा रही थी तो मुझे कान में कह रहे थे कि तारिक भाई प्लीज़ आप जवाब
ब्रेक के बाद दीजिएगा, बिकॉज आप लंबा जवाब देते हैं हमारी ब्रेक का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो आई डू अपोलोजाइज मैम, आप प्लीज़ थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हम, और उसके बाद सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा, देन आई टेक सम मोर कॉल्स। अगेन ब्रेक पे जाने से पहले मैं अर्ज़ करूं कि देयर इज़ एन ईमेल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन शो के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ शो को सोशल मीडिया पे फॉलो करें, अप्रिशिएट करें, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अब हम लोग ब्रेक पे जाते हैं। आफ्टर द ब्रेक पहले मैं इनका जवाब दूंगा, देन आई टेक सम मोर कॉल्स। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले लॉन्ग रेजिडेंस का एक सवाल आया था, तो पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग रेजिडेंस के बारे में बता दूं, देन आई विल आंसर जो उनके 2 सवाल थे। देखिए जी, लॉन्ग रेजिडेंसी होती है कि अगर कोई बंदा लीगली इस मुल्क में 10 साल तक रहे। इट्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, मीनिंग कि डिपेंडेंट्स आप उस एप्लीकेशन के अंदर नहीं डाल सकते। तो अक्सर जो मेन एप्लीकेंट्स PBS पे होते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट, PSW, फिर बाद में एंटरप्रेन्योरल या वो जनरल वीज़ा या वर्क परमिट पे आते हैं, तो उनके पीरियड PBS से पहले ही 10 साल हो जाते हैं। तो उस टाइप के लोग अपने आप का लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन डालते हैं। जब वो अपनी लॉन्ग रेजिडेंस डाल रहे होते हैं तो साथ ही अपनी वाइफ की स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन डाल देते हैं, चाहे वो FLR FP के ऊपर हो या वो 5 ईयर रूट पे हो स्पाउस वीज़ा की, क्योंकि आप डिपेंडेंट लॉन्ग रेजिडेंस के अंदर नहीं कर सकते, तो वो एक अलग से स्पाउस एप्लीकेशन जाती है। तो आपके साथ भी हुआ कि आपके हस्बैंड लॉन्ग रेजिडेंस पे आए और एट द सेम टाइम आपको स्पाउस रूट के ऊपर डाल दिया। अब क्योंकि 2020 में आपका अपना लॉन्ग रेजिडेंस पूरा हो रहा है, तो उस सिलसिले में आपका पहला सवाल ये था कि तारिक भाई मैं बीच में 5 महीने के लिए मुल्क से बाहर गई थी। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक कंडीशन होती है लॉन्ग रेजिडेंस की, वो ये होती है कि एक तो आपने लॉफुल पीरियड 10 साल का इस मुल्क में गुजारा हो, एंड वो पीरियड कंटिन्यूस हो। और अगर आप कंटिन्यूस पीरियड की पॉलिसी देखें होम ऑफिस की वेबसाइट पे, तो वो कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि किसी भी एक 12 महीने के अंदर, यानी कि जब आप लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो हर 12 महीने का गैप बना देते हैं, और अगर किसी भी एक 12 महीने के अंदर अगर आप कंसेक्यूटिवली 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहे हों, तो वो कहते हैं कि आपका कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक हो गया। आपके केस में आप सिर्फ 5 महीने रही हैं, तो अगर आप उस पीरियड के अंदर आती भी हैं, क्योंकि आपका पीरियड 5 मंथ्स था, यू आर सेफ, आपका कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक नहीं हुआ। इससे पहले मैं आपके अगले सवाल का जवाब दूं, मैं काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखता हूं जिसमें लोगों के कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक हो जाता है, और वो पूरी एक्सप्लेनेशन मुझे तो आके बताते हैं, लेकिन जब मैं उनके डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं तो उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने एप्लीकेशन के अंदर नहीं दी होती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अगर किसी का 6 महीने है या 7 महीने या साल भी है या 1.5 साल भी है, तो प्लीज़ होम ऑफिस की पॉलिसी पढ़ लें कि अगर कंटिन्यूस रेजिडेंस आपका ब्रेक हो गया है, किन सर्कमस्टांसेस के ऊपर हम अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई करेंगे और हम उस पीरियड को माफ़ कर देंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग वो पॉलिसी नहीं पढ़ते और अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो पॉलिसी पढ़ें। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा बिकॉज आपका तो 5 मंथ का पीरियड है, ये मैं बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं काफ़ी केसेस देखता हूँ जिसमें उन्होंने कंटिन्यूस रेजिडेंस पे ब्रेक आ गई और प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपनी ब्रेक को डिस्कस करें। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर लोगों को ब्रेक का ज़्यादा पता नहीं होता, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट जो फ्री ऑफ चार्ज है होम ऑफिस से, वो निकलवाएं। मैं इतने केसेस लॉन्ग रेजिडेंस पे देखता हूँ और मैं शॉक में चला जाता हूँ कि बंदा कैलकुलेशन कर रहा है कि जी 8 साल पहले क्या हुआ था मेरे साथ, हाँ जी मुझे लगता है मेरी अपीलें चल रही थी, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट है वो निकलवा लें, सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अगेन ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज ए कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड काफ़ी मसला खड़ा करता है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपने मुझे 5 मंथ का पीरियड बोला। उसके बाद आ जाते हैं एविडेंस पे, और ये भी मैं लोगों पे परेशान हो जाता हूँ, मुझे बताते हैं तारिक भाई हम वो डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं। देखें, अगर आपके पास पासपोर्ट है पूरे 10 साल का, जो कि तकरीबन 98%, 98.3% लोग मैं कहता हूँ जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस लॉफुल एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं, उनके पास वो सारे पासपोर्ट होते हैं जो उन्होंने जिस दिन इस कंट्री में आए थे, जिसकी बेसिस पे 10 ईयर एप्लीकेशन डाल रहे हैं। अभी तक ज़्यादा 2 या 1 पासपोर्ट होता है लोगों का, बहुत कम के पास 3 होते हैं, नॉर्मली 2 होते हैं इस टाइम स्पैन के अंदर। एज लॉन्ग एज आप वो सारे पासपोर्ट दे रहे हैं, आपको कोई और लॉन्ग रेजिडेंस के एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका किसी एक पीरियड का पासपोर्ट गुम हो गया है और आपके पास नहीं है, फिर ज़रा इशू बन जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है कि उस पीरियड के दौरान आप इस कंट्री के अंदर रह रहे थे। और किस टाइप का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो, अगर आप
SETLR जो लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन है उसको देखें तो उस पर क्लियरली वो एविडेंस लिखा हुआ है चेकलिस्ट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है, जो मैंने अभी बोला कि 99.3% लोगों के पास होता है जो लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जी 10 ईयर्स में आप कहाँ कहाँ रह रहे थे। और आपने जिस तरह किया, मैंने क्यों बोला कि आई अंडरस्टैंड कि आपने कहा कि मैं PBS डिपेंडेंट आई थी और इवेंचुअली फिर मैं जब हस्बैंड ने लॉन्ग रेजिडेंस ले लिए तो मैं शिफ्ट होगी स्पाउस वीज़े पे। अक्सर लोग इसी तरीके से होते हैं और फिर वो 10 ईयर अपना पूरा करते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। 5 महीने के लिए ना घबराएं, बिकॉज कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक होता है जब वह कंसेक्टिवली 6 महीने मुल्क से बाहर जाएँ, और उसमें भी एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे बिकॉज आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस एप्लीकेशन के ऊपर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तारक साहब की हाल है? मैं बिल्कुल खैर नाल सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर जी, लास्ट वीक में मेरी कॉल वेटिंग थी 40 मिनट, मुड़ के नंबर ही नहीं आया। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं माजरत को अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी, नहीं कोई नहीं, नंबर तो हाँ जी, ते बड़ी मेहरबानी। ते मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं लंदन तो बोल रहा। जी अरशद भाई। हाँ जी, मेरा सर जी बस एक सवाल है, जरा ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2018 ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ GP ਵੀ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ GP ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GP ਨੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਜਾਣਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਕਿਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਨਮ ਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ AR ਹਮੀਦ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ GP ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਗੈਂਗ ਅਟੈਕ ਹਿਮ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਲਮ ਸੁਲਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਲਮ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ GP ਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕ੍ਰੈਡਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ID ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਊਗਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ 19 ਸਫੇ ਡਾਇਰੀ, ਉਹੀ ਸਾਲਮ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਾਰਾ 19 ਸਫੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਯੂਅਰ ਅਸਾਲਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ से ਲਿਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਭੇਜੇ ਨਾ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟੇਕ ਪਿਕਚਰ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਡਿਸੀजन हो गया, ਜਾਂ ਕੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ओके, आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद जी। ओके अरशद, सॉरी मैंने लिखा था। अरशद भाई अब मेरा जवाब गौर से सुनिएगा प्लीज़। थैंक यू अरशद भाई। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आप जैसे केसेस के बारे में, और फिर हम आ जाते हैं कि अभी जो बात हुई है। देखें जी, पहली बात है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हम ह्यूमन राइट क्लेम डाला है लेकिन निकलता वो असाइलम है। असाइलम का मतलब कि आप रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अब मैं आपको लॉ वाली ज़बान में नहीं समझाऊंगा, सादी ज़बान में समझाऊंगा कि आप ये बोल रहे हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है। जब भी आप बोलते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, तो वो ह्यूमन राइट एप्लीकेशन नहीं होती, वो असाइलम की एप्लीकेशन होती है, जो आपको क्रॉयडन जाके इन पर्सन करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट लेके। एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि जी अगर मैंने असाइलम डाला तो क्या मैं ह्यूमन राइट भी डाल सकता हूँ? यस, आप पहले असाइलम एप्लीकेशन डालते हैं एंड साथ ही आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालते हैं।
जो असाइलम एप्लीकेशन का प्रोसेस है कि वो पहले आपका एक छोटा इंटरव्यू लेते हैं जिसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और उसके बाद वो एक सब्सटेंसिव इंटरव्यू लेते हैं जिसमें वो आपसे मोर डिटेल के साथ पूछते हैं कि जी आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब आ जाएं कि किस तरीके से वो असाइलम को असेस करते हैं। जब आप बोलते हैं मेरी जान को ख़तरा है, दो तरह से आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। मैं ये बड़े सादे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ लॉ की ज़बान में, लेकिन मैं समझ गया कि आप सादे लफ्ज़ में सुनना चाहते हैं। तो आप कहते हैं जी दो तरह के लोगों से मुझे जान का ख़तरा है। एक हम बोलते हैं स्टेट एजेंट्स और एक बोलते हैं नॉन स्टेट एजेंट्स। पहले मैं आपको स्टेट एजेंट्स एंड नॉन स्टेट एजेंट्स में फ़र्क बता देता हूँ। स्टेट एजेंट फॉर एग्जांपल आजकल एमडीओ का बड़ा लेटेस्ट कंट्री गाइडेंस का केस आया और पहले भी चल रहा था, जिसपे उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल अगर कोई पाकिस्तान से एमडी और वो कहता है एमडी और ये प्रूव हो जाए कि वो एमडी है तो वो परसिक्यूट हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनको यहाँ असाइलम देना चाहिए। इस तरह लोन वुमन का जो केस है कि जी अगर कोई सिंगल वुमन है अपने बच्चों के साथ या अकेली है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ केस लॉज की, और वो ऑस्ट्रासाइज्ड है, यानी कि जी उन खातून का कोई आगे पीछे नहीं है और ये प्रूव हो जाता है कि वो ऑस्ट्रासाइज्ड है, ऐसी खातून को यहाँ स्टेटस दे देना चाहिए रेफ्यूजी। सो कहने का मतलब वो स्टेट वाले केस होते हैं जिनको हम कंट्री गाइडेंस बोलते हैं कि जी एक एमडी आ गया, ऑस्ट्रासाइज्ड वुमन आ गई, तो बिल्कुल जी ये स्टेट वाले केसेस हैं जाके जो यहाँ का होम ऑफिस खुद रिकग्नाइज करता है कि इस तरह के जो केसेस हैं अगर प्रूव हो गया कि ये इस कैटेगरी में आता है हम इसको रेफ्यूजी स्टेटस दे देंगे। अब ये होगी स्टेट एजेंट्स कि जी स्टेट ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, और जो मोस्ट कॉमन दो तरह के पाकिस्तान के केसेस है वो एमडीज है एंड ऑस्ट्रासाइज्ड वुमन है। अब आ जाएं जी इस तरफ थोड़ा सा नॉन स्टेट एजेंट्स, जो आपका केस है कि जिसमें लोग कहते हैं जी फला ग्रो मुझे तंग कर रहा है, फला एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो मुझे तंग कर रही है, फलां का मैं शादी बाग के कर ली तो उसका बाप तंग कर रहा है, या महल्ले वाले तंग कर रहे हैं, या जी कोई जिरगा मुझे तंग कर रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे तंग कर रही है, वो नॉन स्टेट एजेंट्स होते हैं। बिकॉज अब नॉन स्टेट एजेंट्स में क्या होता है कि आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि स्टेट प्रोटेक्शन नहीं है आपको, यानी कि जी मैंने स्टेट से प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की और मुझे स्टेट ने प्रोटेक्शन नहीं दी, या स्टेट प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकती बिकॉज मेरे पास ये एविडेंस है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज मैं इस चीज़ से कुछ अर्सा पहले खुद पर्सनली गुजरा था, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको याद हो काफ़ी साल पहले लाहौर में एक बड़ा वाक़या हुआ था जिसमें एक पूरी क्रिश्चियंस की आबादी उन्होंने आग लगा दी थी। उसके बाद एक स्कॉटिश पैस्चर थे जो पाकिस्तानी थे, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा और वो जब अपनी स्कॉटलैंड से यहाँ से गए हुए थे और जब पाकिस्तान में वो अपनी बेल हियरिंग के लिए जा रहे थे, एक ASI ने उनको गोली मार दी। इस तरह एक और थे जो अभी इल्ज़ाम लगा था और पुलिस कस्टडी में थे और उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा पीटा गया, यानी कि फिर आप ये प्रूव कर सकते थे उस तरह के केसेस में कि देखें जी मैं तो उधर नहीं हूँ लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, तो सफिशेंसी ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये बात तो स्टार्टिंग होगी कि जी आपका केस है नॉन स्टेट एजेंट वाला, क्योंकि आपने खुद बोला जी मुझे दुश्मनी है। तो उन्होंने अब वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें कि आया आपको सफिशेंसी ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन है या नहीं। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं बैठा हुआ कि आपने अपने जो क्वेश्चनियर उन्होंने आपको भेजा है वो किस तरीके से आपने भरा है। आई डू नॉट नो दैट, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपका एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है अपार्ट फ्रॉम रेफ्यूजी स्टेटस, जो कि ह्यूमन राइट्स एंड कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर आता है, योर मेंटल स्टेबिलिटी। जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ये, और जो मेडिकल ग्राउंड्स वाले केसेस होते हैं ये हट के होते हैं रेफ्यूजी स्टेटस केस के। तो एक तो केस होता है जी रेफ्यूजी स्टेटस के, जी मुझे रेफ्यूजी लिया जाए बिकॉज स्टेट नॉन स्टेट है, या आप बोलते हैं मुझे ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन दी जाए, एक वो कैटेगरी है केसेस की। फिर आर्टिकल 8 में भी एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आते हैं जिसमें मेंटल इनकैपेसिटी आ जाती है कि जी अगर डॉक्टर कहते हैं कि इस बंदे का दिमागी तवाज़ुन इस तरह का है कि जी ये तो गुजारा ही नहीं कर सकता कहीं, और जो यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं उसकी वजह से ये बंदा चल रहा है। तो मैंने वो आपकी कोई मेंटल रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, नॉर्मली वो डॉक्टर GP से नहीं होती, साइकाइट्रिस्ट से होती है, तो मैं उसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं देना चाहता। और नॉर्मली जो लंदन में बेस्ड लोग हैं अगर वो इस तरह कोई इस केस में इन्वॉल्व है तो उनको पता है कि वो आउट पेशेंट होते हैं वेस्ट लंदन मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, और बड़ी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट्स उनकी मिलती है। सो कहने का मतलब आप एक सर्जन के पास तो चले गए लेकिन आपने उसको बोला है कि जी मुझे कहीं एक वो बीमारी है, लेकिन आपने एक्सरे नहीं दिखाया, तो एक्सरे इज़ दैट असाइलम इंटरव्यू जो आपने दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर केस वर्कर ने आपसे तस्वीरें मांगी हैं दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं कह सकता सर कि मैं आपका पूरा केस समझ गया,
क्योंकि असाइलम काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको पता है वो नॉलेज हो जाती है बंदे की काम कर करके, लेकिन मुद्दा आपने क्या खड़ा किया है और आपने क्या बोला है मेंटल इनकैपेसिटी के ऊपर रिपोर्ट्स के तहत, आपने क्या बोला है एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन के ऊपर, वो मुझे नहीं पता, तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। आप बेहतर ये है कि सब्र से काम लें प्लीज़। जो अब असाइलम एप्लीकेशंस हैं वो नैम मॉडल के थ्रू होती है, जिनको हम कहते हैं न्यू असाइलम मॉडल, और ये पुराने वाले अब केसेस नहीं है, 3-3, 6-6 साल तक कुछ होता ही नहीं है। इवेंचुअली आपको डिसीजन मिल जाएगा, अनकरीब मिलेगा, बिकॉज सीम्स एज इफ के केस वर्कर आपके केस के ऊपर है। अगर आप थोड़ा पुश करना चाहते हैं अपने एमपी के पास जाएँ, वो बड़ी जल्दी से होम ऑफिस को लिखेगा और इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आएगा। मैं बिल्कुल आपके लिए पूरी उम्मीद हूँ कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपने केस को डिस्कस करें हियरिंग पे जाने से पहले। थैंक यू सो मच अरशद भाई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम है, शो की ईमेल आ रही होगी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। बाकी प्लीज़ शो को सोशल मीडिया के ऊपर भी सपोर्ट कीजिए। अगेन ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं लड़कों को भी पीछे बोला था कि मुझे लास्ट 8-9 मिनट्स 10 मिनट शो में दे दीजिए, ताकि मैं ये रेगुलेशन और जो आजकल 7 ईयर के ऊपर 2-3 बड़े नए फ्रेश केसेस आए हैं मैं उन पर थोड़ा सा टच करके आपको अपडेट दे दूँ। तो हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आई टेक सम मोर कॉल्स, और आखिरी जो हमारा सेशन होगा उसमें आखिरी 8 से 9 मिनट आई वांट टू क्विकली टेक मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं, ऑल गुड न्यूज़ फॉर यू। तो अच्छा उस वक्त तक और लोग भी शो पे आ जाते हैं, आई विल अपडेट यू विद दैट। आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। थैंक यू, आपने ब्रेक के दौरान पेशेंटली वेट किया। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक जी। वालेकुम अस्सलाम सर। तारिक जी आप तक पहुंचने में 40 मिनट लग गए। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप यकीन करें। नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। आपसे बात हो रही है वो ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। तारिक जी मेरे को ये पूछना था, मेरा असाइलम का केस चल रहा है और मेरा बेटा हो गया 5 साल का। क्या मैं इसी केस के अंदर मैं उनको इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि वो स्टेटलेस है? ओके, और आप कौन सी नेशनैलिटी हैं प्लीज ये बता दें। मेरी इंडियन नेशनैलिटी। ठीक है। एक चीज मेरे को और पूछनी है, अभी डिसीजन हमारा पेंडिंग है, वो देने वाले हैं डिसीजन। जी। दूसरी बात, अगर हमको इसका सिटीजनशिप अप्लाई करना है तो हम लोग पहले ही नैच की सपोर्ट के ऊपर है, तो क्या उसके लिए हमको फीस वेवियर मिलेगा अगर हम उनको इन्फॉर्म करते हैं? तीसरी बात, अगर एक मेरा बच्चा यूएस सिटीजन है उसके लिए भी सेम रूल लागू होता है? वो 6.5 ईयर हो गए उसको यहाँ पर ऑलमोस्ट, तो क्या वो 7 ईयर बेस पे आता है, रूट पे आएगा? एक चीज मेरे को ये कंफर्म करनी है, अगर हम ह्यूमन राइट्स पे जाते हैं तो किस बेस पे जा सकते हैं? ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की, थैंक यू सो मच। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपका इस वक्त एग्जिस्टिंग असाइलम क्लेम है, आप कहते हैं कि जी मेरे बच्चे को 5 साल पूरे हो गए। देखें जी, जो स्टेटलेस का केस है वो केस है रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश सिटीजन, उसका असाइलम से कोई ताल्लुक नहीं। तो एक चीज़ तो आप इमीडिएटली करें प्लीज़ कि आप इंडियन हाई कमीशन को कांटेक्ट करें, और वो उनकी काउंसलर सर्विसेज हैं, अदर सर्विसेज, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू इंडियन हाई कमीशन कि उन्होंने अपने लोगों के लिए ये सर्विस शुरू की है जिसमें वो कोई ड्रामा वगैरह नहीं करते। आपने एक बड़ी नॉमिनल फ़ी देनी है, फॉर्म फिल करना है, और वो आपको बड़ी जल्दी से अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपका बच्चा रजिस्टर्ड नहीं है। एंड आई थिंक अगर आप मेरे पुराने शो देखें, मैं बहुत खुश हूँ इंडियन हाई कमीशन से कि उन्होंने अपने लोगों के लिए ये सर्विस बीच में शुरू की, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल कि लोगों को ख्वारी नहीं करनी पड़ती। तो इमीडिएटली अपना वो सर्टिफिकेट लें जो कंफर्म करता है इंडियन हाई कमीशन से कि आपका बच्चा रजिस्टर्ड नहीं है, एंड इमीडिएटली आप उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एज ए स्टेटलेस चाइल्ड एप्लीकेशन डाल दें, और असाइलम केस के अंदर होम ऑफिस को अपडेट कर दें कि हमने अलग से एप्लीकेशन डाल दी है फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश चाइल्ड। लेकिन वो आपको हर हाल में अलग से एप्लीकेशन डालनी है, उसका अलग से फॉर्म भर के जमा कराना है, बिकॉज वो नेशनैलिटी डिपार्टमेंट अलग है होम ऑफिस का। आपकी बात एक बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपके पास वही जो उनकी फ़ीस होती है उसके पैसे नहीं है क्योंकि आप नैश सपोर्ट पे हैं, तो फ़ी वेवर का फॉर्म भर के वो भी साथ लगा दें। अगर वो आपको फ़ी वेवर नहीं मानते तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, या आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी दोस्त यार से या अपने गुरुद्वारे से या आप जहाँ चर्च में जाते हैं उधर से कोशिश करें कि थोड़े आपकी कम्युनिटी वाले मिल के आपको थोड़े से पैसे दे दें, ताकि आपके बच्चे को MK लॉ के तहत ब्रिटिश सिटीजनशिप मोस्ट लाइकली मिल जाए। मैं गारंटी नहीं देता मिलेगी, बट देखने में आया जिनको 5 ईयर हो वो स्टेटलेस है उनको मिल जाती है, तो उससे आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
तो पहले तो इस एक्सरसाइज को लाजमी करें। अब आ जाते हैं असाइलम के ऊपर। अगर आप पुराना केस सुन रहे थे जिन्होंने मुझसे डिस्कस किया, और मैंने बोला कि लोगों को एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर हम असाइलम करेंगे तो हम ह्यूमन राइट का केस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल साथ ही ह्यूमन राइट का केस कर सकते हैं। तो पहले तो आप अपडेट करेंगे उनको कि देखें जी मेरा असाइलम केस चल रहा है, मैंने बच्चे की स्टेटलेस एप्लीकेशन डाल दी है, और अगर एक दफ़ा आपके बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट तो पहले नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन होती है, अगर वो कन्फर्म हो जाती है स्टेटलेस के तहत, तो आप उनको ह्यूमन राइट के तहत अपडेट कर सकते हैं कि देखें जी मेरे बच्चे की ब्रिटिश नेशनैलिटी हो गई है, रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट हम बाद में बनवा लेंगे, हमारे ह्यूमन राइट के अंदर इस केस को कंसिडर किया जाए। अब आ जाते हैं आपके अमेरिकन बच्चे के ऊपर। सारी बात है अमेरिकन शायद इसलिए बिकॉज वो अमेरिका में पैदा हुआ है। देखें जो स्टेटलेस एप्लीकेशन होती है वो इसलिए इंडियन बच्चों की होती है क्योंकि उनके पास कोई और नेशनैलिटी नहीं होती, एंड इंडियन लॉ ये कहता है कि अगर आपने पहले 5 साल के अंदर बच्चे को रजिस्टर नहीं किया तो फिर हम नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्योंकि वो बच्चा स्टेटलेस होता है और इंडियन हाई कमीशन कन्फर्म करके दे देता है कि जी इसकी नेशनैलिटी हमारे पास, इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है, अब क्योंकि जो आपका, और इस वजह से उसको वो स्टेटस मिलता है एमके लॉ की वजह से। अब लेकिन वो जो आपका दूसरा बच्चा है और उसके पास ऑलरेडी अमेरिकन नेशनैलिटी है, तो वो स्टेटलेस कैटेगरी में नहीं आता, वो रिलाई करेगा ह्यूमन राइट के ऊपर। मोस्ट लाइकली उसको 7 साल पूरे होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर इस बच्चे को आपके ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन मिल गई तो आपके केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपने असाइलम को परस्यू करना है, बिकॉज सारी बात अगर आप असाइलम केस जीतते हैं तो आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है जो 5 साल का होता है और उसके बाद इंडेफिनेट। और अगर आप कहते हैं नहीं हम असाइलम केस को विड्रॉ करके अपना ह्यूमन राइट केस परस्यू करना चाहते हैं, तो फिर आपको पता है वो 2.5 साल के आपको वीज़े मिलेंगे, एंड 10 ईयर्स बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे सेटलमेंट के लिए। तो आया आपको असाइलम को परस्यू करना चाहिए या आपको ह्यूमन राइट करना चाहिए, वो बात की बात है। अभी वो पहले काम करें जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चे की एप्लीकेशन डालें टू रजिस्टर एज अ ब्रिटिश चाइल्ड बिकॉज ऑफ स्टेटलेसनेस, क्योंकि वो स्टेटलेस है, पूरा प्रोसेस करके और फिर उनको साथ अपडेट करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर आपके केस के अंदर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, आप अगर टीवी पे मेरी आवाज़ ना सुने, टेलीफोन पे सुन के अपना सवाल पूछ लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ, मेरा नाम एहतिशाम गैसर है। मैंने ना 2010 में असाइलम का केस डाला था। यहाँ पे कोई हैपन हो गया था जी जी, तो मर्डर हो गया था मेरे फ्लैट में, तो वो उसका आई विटनेस हूँ। तो वो मेरा केस चलता रहा, इन्होंने मुझे साइनों में लगा लिया। तो उसको केस कोई उसका कोई यानी कि उन्होंने मुझे वीजा वो नहीं दिया, तो साइनों पे जाता रहा। उसी दौरान यहाँ मेरी स्टूडेंट लड़की थी, उससे फिर 2 साल बाद शादी हो गई। तो उसके बाद मेरा एक बेटा है। तो अब मेरा बेटा जो है ना अप्रैल में 7 सालों का हो जाएगा। ठीक है। तो उससे पहले भी मैंने ह्यूमन राइट्स पे केस डाला था, तो वो भी चलता रहा। वो मैं एडनबरा गया, उधर जाके वो कोर्ट में पेश हुआ, तो उसका भी डिसीजन नाम ही आया। उन्होंने ये लिखा था डिसीजन में कि जी आप दोनों में से किसी के पास स्टे नहीं है, तो इस वजह से हम आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। नहीं, वो कैसर भाई मुझे पूरा पता है, मैं आपको समझा, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको समझा दूं कैसर भाई, अगर आप सुन लें मेरा जवाब। हेलो ना, मेरी लॉयर जो सी है वो, चलें ठीक है आप समझा दें। मैं समझा दूं। मैं कैसर भाई आपका पूरा केस समझ गया। देखिए कैसर भाई, अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो मैंने उसमें बड़ा बोला हुआ है कि जी अकेले बंदे का या मियाँ बीवी का अगर दोनों के पास स्टेटस नहीं है, बहुत मुश्किल है ह्यूमन राइट के ऊपर जीतना। उसका जो बार है वो इधर है, और उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में बात की, तभी मेरे पास टाइम कम है तो उस पर मैं नहीं जा सकता। आप बस एक काम करें, अप्रैल तक का टाइम आपका आराम से आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बच्चा स्कूल जा रहा होगा, कोई आके आपको घर से उठा के नहीं गाड़ी में बंद कर लेता अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हो, और स्पेशली आप तो शायद रिपोर्टिंग भी कर रहे हो। तो अप्रैल तक तो पहले वेट करें ताकि बच्चे को 7 साल पूरे हो जाएं। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है।
या तो आप एप्लीकेशन FLR-FP के ऊपर भर सकते हैं बच्चे की, जो कि आपको पता है 2100 उसकी फ़ी है और वो काफ़ी महंगी एप्लीकेशन हो जाती है। अनलेस आप NAS सपोर्ट ले रहे हैं तो आप फ़ी वेवर के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वरना जो लोग असाइलम जिनके पेंडिंग होते हैं या एग्जॉस्ट हो चुका होता है और असाइलम के केसेस चल रहे होते हैं, वो फ्रेश क्लेम भी बुक करके जमा करा सकते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन। तो जब बच्चे के 7 साल पूरे हो जाएं तो आप फ्रेश क्लेम को भी जमा करा सकते हैं और उस तरीके से भी आप अपने केस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो फिर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा एक दफ़ा ये प्रूव हो जाए कि आपका बच्चा इज़ अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, उसको 7 साल इधर हो गए एंड इट इज़ नॉट रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक। उसके लिए जिस तरह अगर आप मेरे पुराने शो देखें, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट लगाएं और फिर वो आपको करना चाहिए। तो पहले अप्रैल तक का वेट कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट कैसर भाई, थैंक यू सो मच। मुझे बताया गया कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। एक जो बहुत अच्छी न्यूज़ है सारों के लिए, पहले मैं वो दे दूँ और अगर टाइम हुआ तो 7 ईयर के ऊपर बात करूँगा, वरना नेक्स्ट वीक हम कर लेंगे। जो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है और ये प्लीज़ सुने, बिकॉज आज भी 2 लोग मुझसे पूछने आए थे। 28 मार्च ब्रेक्सिट होता है या नहीं होता, ये रेगुलेशन 2019 शुरू हो जाएगी, शायद 28 मार्च या 29 मार्च से ये रेगुलेशन 2019। इस वक्त हम यूरोपियन ये जो ये रेगुलेशन 2016 के अंदर है। 2016 में जो लोगों को पता है उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को राइट ऑफ अपील नहीं थी, जो 2006 वाले में होती थी। तो अक्सर लोग जो ड्यूरेबल रिलेशन के ऊपर एप्लीकेशन डालते थे उनको राइट ऑफ अपील नहीं मिलती थी 2016 वाले रेगुलेशन में, और बड़ा उनको प्रॉब्लम होती थी। वो जुडिशल रिव्यू करते थे, वो बड़ी कॉस्टली था और कभी कभी वो भी फेल हो जाता था। और लोग कहते थे कि जी हमें किसी तरह हम कोर्ट ले जाएं, हम अपनी बीवी के साथ, अपनी पार्टनर के साथ जज के आगे बोलेंगे वी लव ईच अदर, क्यों होम ऑफिस हमारी बात नहीं मान रहा। जो अच्छी बात है कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को 2019 की रेगुलेशन के अंदर राइट ऑफ अपील मिल रहा है, which is a very big news and very good news for extended family members of European nationals। यानी कि अगर आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप है, शादी नहीं हुई and they are European nationals or they are exercising treaty rights, अब आप अगर 2019 अभी आप एप्लीकेशन नहीं डालें, 2019 रेगुलेशन जब शुरू होगी, जो कि उन्होंने डेट दी है 29 मार्च या 28 मार्च, वो आप जाके देखें कौन सी डेट है, आपको पता चल जाएगा। मैं भी शो कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा। तो जब आप 2019 रेगुलेशन के अंदर एप्लीकेशन डालेंगे तो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को तो राइट ऑफ अपील अभी भी मिलती है और आगे भी मिलेगी, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को राइट ऑफ अपील मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड यू नो कौन से लोग हैं, बिकॉज उनको अच्छी तरह पता है, बिकॉज उन्होंने बहुत ख्वारियाँ उनको बहुत प्रॉब्लम्स पेश आई हैं जब उन्होंने 2016 वाली रेगुलेशंस के तहत एप्लीकेशन डाली। मैं कुछ लोगों को डालता हूँ, 3-3, 4-4 एप्लीकेशनें डाली हुई थी, बिकॉज जुडिशल रिव्यू की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और एप्लीकेशन 65 पाउंड की थी। तो जो भी होम ऑफिस इल्ज़ाम लगाता उसको ठीक करके फिर एप्लीकेशन डालते। तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 29 मार्च के बाद जब ये रेगुलेशन 2019 आएगी, वो एप्लीकेशन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर डालेंगे तो होम ऑफिस उनको राइट ऑफ अपील देगा। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप और आपकी पार्टनर जज के आगे जाके कह सकते हैं कि देखें जी होम ऑफिस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमें 2 साल से इकट्ठे रहना है, ये रेगुलेशन ऐसी कोई बात नहीं बोलती, वी आर इन अ सब्सिस्टिंग एंड जेन्युइन रिलेशनशिप, आप यहाँ डिसाइड कर लें कि हमारी जेन्युइन रिलेशनशिप है या नहीं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डोर खुल जाते हैं, बिकॉज अगर आप होम ऑफिस की पॉलिसी पढ़ें ये रेगुलेशन की, उन्होंने गलत लिखा हुआ है कि जी हम उसको सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप कहते हैं कि 2 साल से आप इकट्ठे रह रहे हो और 2 साल से आपकी रिलेशनशिप हो, जबकि ये रेगुलेशन में ना इकट्ठे रहने का बोला गया है और ना ये बोला गया है कि 2 साल की रिलेशनशिप हो। जो वर्डिंग यूज़ हुई है वो है ड्यूरेबल रिलेशनशिप हो। आपकी इंटेंशन क्या है, उसका ये मतलब है। तो कहने का मतलब दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। जो लोग एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के तौर पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं, आज भी मैं किसी से 1-2 लोगों से मिला, मैंने कहा जब रुक जाए, जब नई रेगुलेशन आएंगे उसके तहत डालें ताकि आपको राइट ऑफ अपील मिले। तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल। उसके अलावा अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो मैं शुरू से कहता था कि जी 7 ईयर के ऊपर मेरी नज़र में तो हर एक को वीज़ा मिलना चाहिए, और इट डज़ नॉट मैटर कि अगर आपने जब अप्लाई किया तो 7 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन जब आप हियरिंग पे जाते हैं अगर उस वक्त भी 7 साल पूरे हो गए तो जज को अंडर सेक्शन 117 उसको कंसिडर करना है। और यही बात GJ केस लॉ के अंदर एंड OA के अंदर इनडायरेक्टली जजेस ने बोली है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब शुरू हो गई है, जो लेटेस्ट केसेस आए हैं उसके अंदर, और जो जजेस भी एक्सेप्ट करते हैं कि पहले होम ऑफिस कहता था कि जी अगर हम पेरेंट्स को भेज रहे हैं तो बच्चा साथ चला जाएगा, तो अब जजेस ने कहा नो, आप देखें कि बच्चा जा ही रहा है, देखें व्हाई वुड इट बी
अनरीजनेबल टू सेंड हिम। सो इसका फ़ायदा ये हो गया कि पेरेंट्स के कॉन्डक्ट को थोड़ा सा साइड पे रख लिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर KO नाइजीरिया किसी ने पढ़ा है तो बैलेंस शीट एक्सरसाइज में जजेस ने कहा है कि फिर भी इनडायरेक्टली थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा इस बात का कि पेरेंट्स का कॉन्डक्ट क्या था। लेकिन अगर मेरे से पूछें तो मैं ये कहता हूँ कि KO नाइजीरिया में जो एक अच्छी बात है कि जो लॉर्ड हैं उसने MA केस लॉ को नहीं छेड़ा इसके अंदर, और MA केस लॉ के अंदर ये बोला गया था कि बड़े पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए बच्चे को वापस भेजने के लिए जिसको यहाँ 7 साल हो गए हैं। तो आजकल 7 ईयर के ऊपर दिस इज़ ऑल गुड न्यूज़। फाइट करें अपने केसेस की। मुझे भापा बोला जा रहा है तारिक भाई टाइम पूरा हो गया, बट वो रेगुलेशन वाली वाज वेरी गुड न्यूज़। अपना ख्याल रखें। शो का ईमेल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आ रहा होगा। एंड अगेन जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर शो को फॉलो करें, सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का जो आप देते हैं, और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यहाँ टीम वाले भी कि आप इतना अपना कीमती वक्त निकाल के होल्ड करते हैं कॉल्स के ऊपर, और फिर आप शो पे कॉल करते हैं। आई होप इट इज़ ऑल वर्थ इट फॉर यू कि जो मैं आपको जवाब देता हूँ। अपना ख्याल रखें। एंड प्लीज़ जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ फ्री मेडिकल है जिनके पास है, उनका GP है, कि प्लीज़ अपना वेलमैन चेक वगैरह करा लें, ब्लड प्रेशर बाकी चीज़ें। ना होप अपनी सेहत का आप ख्याल रखें, और आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफिज़।